नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। अंडरस्टैंड योर एनसीईआरटी में हम कक्षा 10 के भूगोल विषय की एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अभी पहला चैप्टर शुरू किया है। पहला चैप्टर पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर के कुछ हिस्से को देख लिया है, जो संसाधन और विकास से संबंधित है। इस चैप्टर में हमने संसाधन को समझा, संसाधनों के प्रकार को समझा और उसके अतिरिक्त संसाधनों का विकास कैसे होता है और कुछ जो संसाधनों के संरक्षण जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित सम्मेलन हुए हैं उनको भी समझा। इस सभी टॉपिक को समझने के बाद हम चैप्टर 1 का जो कुछ बचा हुआ हिस्सा है उसको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इसके बाद यहाँ भू संसाधन से हमें पुनः देखना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, उसे जाकर देखिए ताकि एक लिंक बना रहे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। भू संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन एवं संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है। भूमि एक आधारभूत संसाधन है मानव जीवन के विकास के लिए, जिस पर तमाम प्रकार की प्राकृतिक तथा मानव निर्मित जो संरचनाएं हैं वह भूमि पर ही विकसित होती हैं, जो मानव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि का विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग विकास के लिए सुविधाजनक है। जो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका लगभग 43% जो उसका हिस्सा है वह मैदानी भाग है, जहां पर कृषि और उद्योगों की स्थापना के लिए एक अनुकूल जगह है। पर्वत पूरे भूक्षेत्र पर्वत पूरे भूक्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए एक महत्वपूर्ण है। जो पर्वतीय क्षेत्र है भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के 30% हिस्से पर फैला हुआ है, जो कि बारहमासी जो नदियां हैं, जो पर्वतीय नदियां हैं, उनका एक स्रोत स्थल के रूप में उन्हें 12 महीने जल प्रदान करता है और पर्यटन आदि के विकास के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करता है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का जो अपार संचय कोष है। मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत ये जो डायग्राम है इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि सबसे अधिक जो भाग है वह मैदान के अंतर्गत है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है। और पठार के अंतर्गत देखते हैं कि अभी हमने देखा कि पठार के अंतर्गत 27%, वो सारी पर्वत के अंतर्गत 30% हिस्सा और पठार के अंतर्गत 27% हिस्सा आता है। तो इस डायग्राम को देखकर हम समझते हैं और इसे अपने उत्तरों में लिखने का भी प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भू उपयोग है उसको इस डायग्रामों में अच्छे से समझाया गया है। देख सकते हैं हम कि जो 45.65% है उस पर जो है वह विविध वृक्ष वृक्ष फसल तथा उपवनों के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। और वन क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि लगभग 18% हिस्सा आता है और बंजर तथा कृषि
अयोग्य जो भूमि है उसमें लगभग 12% हिस्सा सम्मिलित किया जाता है। तो इस डायग्राम को अच्छे से देखिए और इसको समझ के और इसका जो एक ट्रेंड है, उस पैटर्न है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसी डायग्राम को हम विस्तृत रूप में नीचे के पैराग्राफों में अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला, वन, कृषि के लिए उपलब्ध भूमि। कृषि के लिए उपलब्ध जो भूमि है उसे मुख्यतः निम्न भागों में बांटा जाता है, जैसे कि बंजर भूमि तथा कृषि अयोग्य भूमि। इसके अतिरिक्त गैर कृषि प्रयोज्य में लाई जाने वाली भूमि, जैसे सड़कें, इमारत और उद्योग। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जैसे कि अस्थायी चारागाह, अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन जो भूमि होती है उसे भी इस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। और कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां 5 से अधिक वर्षों में खेती न की गई हो उसे बंजर भूमि कहते हैं। अगला जो वर्गीकरण है वह है प्रति भूमि। प्रति भूमि जो है उसे वर्तमान प्रति में विभाजित किया जाता है और वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो वर्तमान जो प्रति भूमि है जहां 1 वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो उसे वर्तमान प्रति भूमि कहते हैं, जबकि जहां 1 से 5 वर्ष में खेती न की गई हो उसे पुरातन प्रतिभूमि या अन्य प्रतिभूमि के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त भू उपयोग में हमारा जो आखिरी वर्गीकरण है वह शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध या निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र होता है। यानी कि एक वर्ष में जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र में यदि दोबारा से जो बोया गया क्षेत्र है उसे जोड़ दिया जाए तो एक सकल कृषि क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध क्षेत्र से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न उद्देश्यों के लिए भू उपयोग किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है उसको हमने समझा। अब भारत में भू उपयोग का प्रारूप क्या है, भारत में किस कार्य के उपयोग के लिए कितनी मात्रा में भूमि संसाधन का उपयोग किया जाता है, उस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृतिक, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति तथा परंपराएं इत्यादि सम्मिलित है। जैसा कि पता है यदि किसी भी कार्य के लिए, चाहे वह खेती हो, चाहे वह उद्योग हो या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, वहाँ की जो भौतिक स्थिति है, जो जैसे कि जलवायु, वहाँ की जो भूमि की का उच्चावच है, भूमि का जो पर्वत है या पठार है या मैदानी क्षेत्र है इत्यादि जो कारक होते हैं यह भूमि के उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ मानवीय कारक भी होते हैं जो भूमि उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी संदर्भ में भारत के भू उपयोग के प्रारूप को हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस स्थानों पर किस प्रकार के भू उपयोग का जो है वह अनुकूल तरीके से उसे उपयोगित किया जा सकता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके जो 93% भाग के भूभाग का आंकड़ा जो है वह उपलब्ध है। यानी कि जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का संपूर्ण क्षेत्र है उसका केवल जो 93% है उसी क्षेत्र का आंकड़ा वर्तमान में उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर जो प्रांत में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान और चीन के अधिकृत क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। तो इस प्रकार हमें जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका सिर्फ 93% भूभाग का ही सर्वेक्षण आंकड़ा प्राप्त है। तो अब देखते हैं आगे कि किस प्रकार से भारत के भू उपयोग जो प्रारूप है वह विभाजित है। अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम है।
पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि को 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के जो कुल सूचित क्षेत्र हैं यानी कि जो कुल बोया गया क्षेत्र है वह लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। यह जो है वह भारत के संपूर्ण जो क्षेत्रफल है जो 93% है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का, उस 93% के 54% पर ही खेती की जाती है। यानी कि जो भारत की कृषि कार्य है के लिए जो भूमि उपयोग है वह कुल क्षेत्रफल के 54% पर कृषि कार्य किया जाता है, जो कि सकल कृषि कार्य होता है। इसमें से भी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर वर्ष बोए नहीं जाते हैं, जिसमें प्रति तथा अन्य प्रति भूमि भी शामिल होती है। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का जो प्रतिशत है वह जो विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। तो इस प्रकार राज्यवार भी किस प्रकार से शुद्ध बोए गए क्षेत्र में विविधता है उसे हम देख सकते हैं। यह विविधता हमने देखा कि वहाँ की भौतिक स्थितियों के कारण हुई है। इन जो राज्यों में है वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र का अनुपात कम है, इसके उत्तरदायी कारण क्या है हमने जाना कि इसके उत्तरदायी कुछ प्राकृतिक जैसे कि भौतिक कारण और कुछ मानवीय कारण है। हमारे देश की राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। यानी कि जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 है उसके अनुसार भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 33% जो हिस्सा है वह वन क्षेत्र का होना चाहिए, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा भाग गैर कृषि प्रयोजन में लाई जाने वाली भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टानी, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजन में लाई जाने वाली भूमि जो है उसमें बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग आदि आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भूमि उपयोग है वह विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं यानी कि विभिन्न जो कार्य होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक जो स्थलाकृतियां होती हैं उनमें विभाजित होता है। तो जो जो भू उपयोग का एक जो बड़ा भाग है उसमें बंजर मतलब बंजर भूमि देखी जाती है और दूसरा जो होता है वह गैर कृषि प्रयोजन में, यानी कि जो भूमि कृषि कार्य से बचती है उसे 2 भागों में हम मुख्य रूप से बांट लेते हैं। पहला कि वह बंजर भूमि होगी या दूसरा कि वह गैर कृषि प्रयोजन में लाई जाएगी। जो बंजर भूमि होगी उसमें पहाड़ी क्षेत्र आएगा, चट्टानी क्षेत्र आएगा, मरुस्थली क्षेत्र आएगा और जो गैर कृषि कार्य के लिए होगी उसमें जो बस्तियां बनाई जाती हैं, जो शहर बसे हुए होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें निर्माण होता है वह गैर कृषि प्रयोजन में लाई गई भूमि के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। लंबे समय तक लगातार भूमि क्षरण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। हम देख सकते हैं कि विभिन्न मानवीय कारणों से वर्तमान में किस प्रकार से भूमि का अवनयन हो रहा है, यानी मृदा अपरदन हो रहा है। मृदा अपरदन के कारण मृदा निम्नीकरण की प्रक्रिया देखी जा रही है, जो कि पारिस्थितिकी संतुलन के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हो सकता है। अब आइए भूमि निम्नीकरण और तथा उसके संरक्षण के उपाय के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार मानवीय कारणों से
भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, और इसके संरक्षण के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। भूमि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, अतः इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतत रूप से बनाए रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि संरक्षण के उपायों को न सिर्फ सुने बल्कि उसे अपनाने का भी प्रयास करें। भूमि ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भूमि का निम्नीकरण होता है वह कुछ प्राकृतिक कारणों से भी होता है, परंतु मानवीय कारण उसमें एक प्रणोदक की भूमिका निभा रहा है, एक प्रोपेलेंट की भूमिका निभा रहा है, और उस प्राकृतिक ताकतों को जो कि भूमि को निम्नीकृत करती हैं उन्हें और अधिक गति प्रदान कर रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपर्दित और शेष क्षेत्र लवणीय तथा क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। भारत में जो बंजर भूमि है उसमें जो क्षेत्र है उसमें किन किन कारणों से यह भूमि निम्नीकरण हुआ है उसका क्षेत्र इस डायग्राम में विभाजित किया गया है। जैसे कि जल द्वारा अपर्दित क्षेत्र लगभग 56% के आसपास है तथा वनों द्वारा निम्नीकृत क्षेत्र लगभग 28% है, और लवणीय जो भूमि है वह उसका जो प्रतिशत है वह 10% है, और जो वायु द्वारा अपर्दित निम्नीकृत क्षेत्र है उसका जो प्रतिशत है वह 6% है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम इस चैप्टर में दिया गया है। अब देखते हैं आगे। खनन के उपरांत खदानों जो खदानें होती हैं स्थानों को गहरी खाई और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का जो है वह मुख्य कारण बनता जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये छोटा नागपुर प्लेटू का जो रीजन है वह खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, परंतु कुछ लाभ के साथ कुछ हानियां भी होती हैं। जैसे जैसे इन क्षेत्रों में खानें खुलने लगी, बड़े बड़े प्लांट स्थापित होने लगे, तो जो खानों से खनिज निकाले गए उसके बाद जो खाने थी वह खुली छोड़ दी गई। उन खानों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वनों का उन्मूलन किया गया, जो कि भूमि निम्नीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक बना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अतिपशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण है। देश के विभिन्न राज्यों में भूमि निम्नीकरण के अलग अलग कारण है, क्योंकि अलग अलग वहाँ पर जो भौतिक अवस्थाएं हैं वह अलग अलग प्रकार की हैं, तो जो कारण भी हैं वह भी अलग अलग प्रकार के हैं। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अतिसिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि जानते हैं कि जिस क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में सिंचाई होती है उन क्षेत्रों के जो पोषक तत्व होते हैं वह छन के नीचे चले जाते हैं, और ऊपरी भूमि जो बचती है वह ऊसर, जिसे हम उत्तर प्रदेश में ऊसर के नाम से जानते हैं, ऊसर भूमि कही जाती है, जो कि मुख्य रूप से लवणीय तथा क्षारीय भूमि होती है। इसके अतिरिक्त जिस क्षेत्रों में काफी समय से जल जमाव हुआ रहता है उसे पीट मृदा के नाम से जानते हैं, जो कि अनुपजाऊ भूमि और था उसका उपयोग एक दलदल के रूप में होता है, जो उसका उपयोग किसी भी कार्य के लिए मुख्य रूप से नहीं किया जा सकता। तो यह भूमि निम्नीकरण के कुछ उदाहरण है जिसमें मृदा लवणीय और क्षारीयता बढ़ जाती है, यानी कि जो सिंचाई के अधिकता के कारण खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट, चूना, जो सीमेंट उद्योग चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब
इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जो जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट जो पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की जो समस्या को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण, चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की जो रक्षक मेखला यानी कि शेल्टर जो बेल्ट है, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले जो टीले कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थित जो रेतीले टीले होते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि वायु के कारण निरंतर जो हवा चलती रहती है रेगिस्तानी क्षेत्रों में, उस क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना स्थान बदलते रहते हैं। इन्हें कांटेदार झाड़ियां लगाकर हम इन्हें स्थिर बना सकते हैं। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल के परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार निम्न कुछ इन जो उपरोक्त प्रकार के उपाय बताए गए हैं, इनके माध्यम से हम भूमि निम्नीकरण की समस्या को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मृदा संसाधन। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। 1 सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि जो मृदा है यह एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका जो निर्माण है वह सतत रूप से चलता रहता है, इसीलिए इसे एक जीवंत तंत्र कहा जाता है, क्योंकि यह एक नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। इसके जो निर्माण की प्रक्रिया है वह अत्यधिक जटिल है, क्योंकि इसका जो निर्माण काल है वह अत्यधिक लंबा होता है। 1 सेंटीमीटर यानी कि कुछ सेंटीमीटर तक जो गहरी मृदा है उसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक शैल अथवा जो संस्तर शैल यानी कि जो बेडरॉक होता है, पायरेंट शैल भी जिसे बोलते हैं, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। यानी कि इस पैराग्राफ में हम यह जानते हैं कि जो मृदा है उसके बनने में मुख्यतः 5 कारक एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जिसमें उच्चावच, जनक शैल, जलवायु, वनस्पति जिसमें अन्य जैव पदार्थ भी आते हैं, तथा समय मुख्य भूमिका निभाते हैं। प्रकृति के अनेक तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि उच्चावच जो जनक शैल यानी पायरेंट रॉक होती है, जिसके अपर्दन के पश्चात मृदा का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त जो जलवायु होती है, जो जैविक पदार्थ होते हैं यानी कि वनस्पतियां या कुछ अन्य जैविक पदार्थ, और समय, ये 5 कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी हैं जैसे कि बहते हुए जल की क्रिया, पवन, हिमनद, अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, जिसे हम ह्यूमस भी कहते हैं, और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले
तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो इस प्रकार भारत की जो मृदा है उसके वर्गीकरण को हम देखने का प्रयास करते हैं, जिसका वर्गीकरण जो है वह रंग, गहराई, उसका जो कंपोजिशन है, उसकी एज है, उसका जो रासायनिक और भौतिक गुण है, उसके आधार पर यह विभाजन किया गया है। तो भारत में मृदा का वर्गीकरण को देखते हैं। मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियां, जलवायु, वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। सर्वप्रथम देखते हैं जलोढ़ मृदा। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है वह जलोढ़ मृदा से ही बना है। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों जो तंत्र हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। यानी कि जो जलोढ़ मृदा होती है वह नदियों द्वारा उनके साथ बहाकर लाए गए जो क्ले पदार्थ होते हैं, जो निक्षेप होता है, उनके जमाव से होते हैं। जो संपूर्ण भारत का जो उत्तर का मैदान है, जो उपजाऊ मैदान है, वह जलोढ़ मृदा से ही बना है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों का जाल है और ये नदियां अपने क्षेत्र में जो अपने बहाव क्षेत्र से विस्तृत रूप से जो मृदा पदार्थ हैं या कुछ अन्य पदार्थों को, जिसे हम क्ले के रूप में भी जानते हैं, को बहा कर लाती है और निक्षेप कर इस मृदा का निर्माण करती हैं। एक सकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में भी जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का जो आकार है वह बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भाग के समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। ऐसी मृदा पर्वतों के तलहटी क्षेत्रों में बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर होती है। जैसे जो जलोढ़ मृदा है उसका जो कंपोजिशन है वह नदियों का जो उद्गम स्थल होता है, जो उनके ऊंचाई वाले जो स्थान होते हैं, उससे समुद्र की ओर जब बढ़ते जाते हैं तो जो उनका निक्षेप होता है, उनके निक्षेपों की जो मोटाई होती है वह कम होती चली जाती है। जब नदियों का जो मुहाना होता है, यानी कि जो समुद्र का जो तटीय क्षेत्र होता है, उनका डेल्टाई भाग होता है, उस पर जो निक्षेप होते हैं वह अत्यधिक महीन कणों में होते हैं। जबकि जब नदियां पर्वत से मैदानी क्षेत्रों में उतरती हैं तो उन स्थानों पर जो निक्षेप होते हैं वह बड़े बड़े बोल्डर के रूप में होते हैं। कणों के आकार या घटक के अलावा मृदा की पहचान इसकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटते हैं, 2 प्रकार में बांटते हैं। पुराना जलोढ़, जिसे हम बांगर के नाम से जानते हैं, बांगर, और नया जलोढ़ जिसे हम खादर के नाम से जानते हैं। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण होते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनके गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों जैसे कि दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इन्हें पैदावार बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार जलोढ़ मृदा देखा कि हमने कि भारत के एक सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र पर पाई जाने वाली मृदा है और यह अत्यधिक उपजाऊ है। यह नदियों के निक्षेप द्वारा बनाई जाती है और इसकी आयु के आधार पर इसे हम 2 प्रकारों में बांटते हैं, बांगर मृदा और खादर मृदा। जो बांगर मृदा है वह पुरानी जलोढ़ मृदा है और खादर जो मृदा है वह नई जलोढ़ मृदा है। इसके अतिरिक्त भारत की मृदा में प्रमुख जो प्रकार है उसमें हम देखते हैं काली मृदा,
इन मृदाओं का रंग काला और इन्हें रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैल ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण जो योगदान है वह दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैल से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हैं। जो काली मृदा होती है इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा, जिसे हम जो ठंडा होकर आग्नेय चट्टान का रूप लेता है, उसके अपरदन तथा अपक्षय के माध्यम से ही इस मृदा का निर्माण हुआ है। इसी कारण यह काली पाई जाती है। इसका जो वितरण क्षेत्र है वह दक्कन का जो पठारी एरिया है उस क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा यह महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में भी पाई जाती है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी होती है। इसकी नमी धारण की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होते हैं। ये जो मृदा में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व हैं यह प्री परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लगातार मृदाओं में कौन कौन से पोषक तत्व तथा रासायनिक तत्व पाए जाते हैं इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो यह जो महत्वपूर्ण एक एडिशनल जानकारी है इसे ध्यान रखने का तथा इसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे। परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। जो काली मृदा होती है इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मैदान में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी जो ये मृदा होती है यह चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इनकी जो जुताई है मानसून के प्रारंभ होने से पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। तो इस प्रकार जो भारत की एक महत्वपूर्ण मृदा काली मृदा है उसको हमने जानने का प्रयास किया। बची हुई कुछ जो मृदा प्रकार हैं उन्हें हम देखने का प्रयास करते हैं। तो उसमें अगला हमारा प्रकार है लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से रवेदार आग्नेय चट्टान पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पथ पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित शैलों जो चट्टाने में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। जो लाल और पीली मृदाएं हैं यह मुख्य रूप से जो है वह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर में देखी जाती है। इसके अलावा पश्चिमी घाट का जो पर्वतपदीय क्षेत्र होता है उसमें पाई जाती है। इनका जो लाल रंग है वह लोहे के ऑक्साइड, लौह अयस्क के जो ऑक्साइड हैं उनकी मात्रा होने के कारण इनका रंग लाल होता है। और उसमें यदि पानी अत्यधिक रूप से मिला हुआ होता है, जलयोजन होता है, तो उसके कारण इसका रंग कभी कभी पीला भी देखने को मिलता है। मृदा प्रकारों में हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रकार है लैटेराइट प्रकार की मृदा। इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। लैटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह भारी वर्षा में अत्यधिक निक्षालन यानी लीचिंग का परिणाम है। लीचिंग का अर्थ होता है कि जो महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ होते हैं वह अत्यधिक वर्षा के कारण उनका जो रिसाव होता है वह नीचे की ओर चला जाता है, जिसे लीचिंग कहते हैं।
इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, जो कि लीचिंग का ही प्रभाव है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। लैटेराइट जो मृदा है उस पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में चाय काफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लैटेराइट जो मृदा है काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। तो इस प्रकार हमने इसके महत्व को भी देखा। आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण मृदा प्रकार, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग जो होता है वह लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों में जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की जो परतें हैं उनमें चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जो जल अतसंदन यानी कि जल का इनफिल्ट्रेशन होता है वह रुक जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। तो इस प्रकार हमने मरुस्थलीय मृदा को भी देखा और उसके कुछ जो विशेषताएं हैं उन्हें भी समझा और यह जाना कि प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से इस क्षेत्र को सिंचित बनाकर इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगला मृदा प्रकार जो हमारा है उसमें हम देखते हैं वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्र में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और ये अधिशिलिक यानी कि एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। ये घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपान और जलोढ़ पंखों आदि में ये जो मृदाएं पाई जाती हैं यह उपजाऊ होती हैं। जो पर्वत पदीय क्षेत्र होता है जहाँ पर जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंख आदि का निर्माण होता है, ये मृदाएं कुछ मात्रा में उपजाऊ भी पाई जाती हैं, परंतु इन मृदाओं में जो ह्यूमस होता है उसकी कमी देखी जाती है और ये अविकसित प्रकार की मृदा होती हैं जिनका विकास अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ। तो पर्वतीय मृदा को हमने देखा। अब चलते हैं जो हमारा अगला जो मृदा प्रकार है इस प्रकार हमने समस्त मृदा प्रकारों को समझ लिया और उन्हें जानने का भी एक विश्लेषणात्मक तरीके से प्रयास किया। अब मृदा से संबंधित जो कुछ समस्याएं हैं उनके संरक्षण है का जो उपाय है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आगे चलते हैं मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा के कटाव और उनके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती है, यानी कि मृदा के बनने के साथ ही अपरदन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और दोनों में संतुलन होता है, यानी कि जितना अपरदित होती है उतनी मृदा नई बन भी जाती है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अतिपश्चारण और निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है, यानी कि जो प्राकृतिक संतुलन होता है वह मानवीय क्रियाओं के द्वारा भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाओं को बनाता है जिसे अवनालिका
अपरदन कहा जाता है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, उन्हें उत्काथ भूमि यानी बैडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के ऊपर मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, जिसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि की गलत तरीके से भी जो कृषि कार्य होता है वह गलत तरीके से उसका जो कार्य होता है वह भी मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखा में समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, जिसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिम और मध्य हिमालय में सोपान और सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीकों को जो यह तरीका जो है वह पट्टी कृषि कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीले के अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार मृदा संरक्षण किस प्रकार से किया जाए उसके कुछ प्रमुख उपायों को हमने देखा। किस प्रकार जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें समोच्च जुताई कृषि को अपनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो इस प्रकार इस चैप्टर को हमने अच्छे से देखा और इसे समझा। आशा करता हूं कि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें जो कुछ जानकारियां हैं, जो कुछ फैक्ट है, उन्हें आप नोट करिएगा और उन्हें याद करने की कोशिश करिएगा तथा इस चैप्टर से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं जिन्हें आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। यह जो चैप्टर है वह प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह ज्योग्राफी को समझने में, इंडियन ज्योग्राफी को समझने में आपके एक महत्वपूर्ण बेस का निर्माण करने में योगदान देगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।